Hello friends, welcome to all. Today we discuss about Alexander Pope's poem An Essay on Criticism. आज हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, तो इसे लाइन बाय लाइन आज हम समझते हैं. Some lucky license answer to the full. The intent proposed that लाइसेंस इज़ आ रूल. तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि कभी कभी कोई लकी यानी कि ग्रेट आर्टिस्ट लाइसेंस यानी कि रूल को तोड़ते हैं. तो कभी कभी कोई ग्रेट आर्टिस्ट रूल को तोड़ते हैं. लाइसेंस पूरी तरह उद्देश्य को पूरा कर देती है. ऐसे लाइसेंस खुद एक रूल बन जाते हैं. यानी कि यहाँ पर ये पोप कहना चाहते हैं कि जो ग्रेट आर्टिस्ट हैं वो कभी कभी अपने रूल्स ब्रेक करते हैं, लेकिन अगर वह रूल ब्रेकिंग आर्ट को और बेहतर बना दें तो वही एक्सेप्शन बाद में एक्सेप्टेड रूल बन जाता है. Thus Pegasus, a nearer way to take, may boldly deviate from the common track. अब यहाँ पर पेगासस की बात करी है. तो पेगासस कौन है? ये कविता की प्रेरणा का पंखों वाला घोड़ा है. ठीक है, इन ग्रीक माइथोलॉजी. ठीक है, इस तरह पेगासस कभी छोटा और बेहतर रास्ता लेने के लिए सामान्य रास्ते से साहसपूर्वक हट सकता है. यानी कि जो ग्रेट पोएट्स हैं वो कभी कभी ट्रेडिशनल रूल से हटते हैं और उनका उद्देश्य आर्ट को और प्रभावशाली बना देता है. ग्रेट विट्स sometimes may gloriously offend and rise to faults true critics dare not mend. तो यहाँ पर पोप कहते हैं कभी कभी महान विद्वान नियमों को तोड़ देते हैं, फिर भी उनकी गलती इतनी प्रभावशाली और सुंदर होती है कि सच्चे आलोचक भी उसे गलत कहने की हिम्मत नहीं करते. From vulgar bounds with brave disorder part and snatch a grace beyond the reach of art. तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि महान विद्वान या फिर पोएट्स साधारण या फिर तुच्छ नियमों और सीमाओं से साहसपूर्वक बाहर निकल आते हैं और ऐसी सुंदरता प्राप्त कर लेते हैं जो केवल कला के नियमों से हासिल नहीं की जा सकती. Which without passing through the judgment gains the heart and all it end at once attains. Which यानी कि जो, कौन? ब्यूटी. जो कविता की ब्यूटी है यानी कि जो पोएम की ब्यूटी है वो सीधे दिल को छू लेती है बिना अधिक सोच विचार या तर्क के और अपना पूरा उद्देश्य तुरंत प्राप्त कर लेती है. यानी कि यहाँ पर जो पोप हैं ये समझाना चाहते हैं कि पोएट्री की जो ब्यूटी है पहले दिल को छू लेती है और फिर बाद में दिमाग सोचता है. इन प्रोस्पेक्ट्स thus some objects please our eyes which out of nature's common order rise. प्रोस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ पर किसी व्यू का
दिखाना है, ठीक है, व्यू को दिखाना है या फिर किसी दृश्य को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पोप कहते हैं जैसे किसी दृश्य में कुछ चीज़ें हमारी आँखों को अच्छी लगती है, हालांकि वे प्रकृति के सामान्य क्रम में अलग होती है। द शेपलेस रॉक और हैंगिंग प्रेसिपाइस, तो कैसी दिखाई देती है? जैसे बेढंगी चट्टान या खड़ी लटकती हुई पहाड़ी। मतलब कि कुछ पोइट्री ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन अगर हम उसे पूरा पढ़ेंगे तो हमें वो काफ़ी क्लियरली समझ में आएगी। जैसे पहाड़ियाँ कैसी होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं, ठीक है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई इधर होती हैं, कोई उधर होती हैं, लेकिन वो एक ही श्रृंखला में दिखाई देती हैं, तो वो कितना सुंदर दिखता है। वैसे ही पोइट्री हमें एक्सप्लेन करती है, ठीक है, पूरी पोइट्री। ऐसा कौन बता रहे हैं? पोप बता रहे हैं। But though the ancients thus their rules invade, as kings dispense with laws themselves have made. तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि लेकिन प्राचीन विद्वान कभी कभी अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ देते हैं। कैसे? जैसे राजा स्वयं अपने नए कानून का पालन नहीं करते थे, वैसे ही महान पोएट्स भी कभी कभी अपने नियम तोड़ देते थे। मॉडर्न्स बीवेयर, और इफ यू मस्ट offend against the precept, never transgress its end. तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि हे आधुनिक कवियों, सावधान रहो, या यदि तुम्हें नियम तोड़ना पड़े तो कविता के मूल उद्देश्यों का उल्लंघन कभी मत करो। Let it be seldom and compelled by need, and have at least their precedent to plead. तो यहाँ पर पोप कहते हैं नियमों को बहुत कम तोड़ो। सेल्डम का मतलब क्या है? बहुत कम। और केवल आवश्यक पड़ने पर ही तोड़ो, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर ही तोड़ो। और कम से कम तुम्हारे पास पुराने महान कवियों का उदाहरण तो होना चाहिए। द क्रिटिक एल्स प्रोसीड्स विदाउट रिमोर्स, sees your frame and puts his law in force. वरना आलोचक बिना दया किए आगे बढ़ता है, तुम्हारी प्रतिष्ठा छीन लेता है और अपने नियम लागू कर देता है। इसलिए तुम पहले पुराने प्रसिद्ध विद्वानों या फिर कवियों के बारे में जानो, ठीक है। I know there are to whose presumptuous thoughts those fair beauties even in them seem faults. I know, मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इतने घमंडी, प्रिसम्पचुअस मतलब क्या होता है? घमंडी लोग, ठीक है, घमंडी विचार रखते हैं कि महान पोएट्स की स्वतंत्र सुंदरताएं भी उन्हें दोष जैसी लगती है। फिर क्या कहते हैं? ब्यूटीज़, इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र सुंदरताएं, ठीक है।
यानी कि वो जो पुराना ट्रेडिशन आते चला आ रहा है उससे हट के वो अपना कुछ नया इन्वेंट करते हैं, ठीक है, अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या लगता है कि वह कुछ गलत लिख रहे हैं या कुछ गलत विचार हमें दे रहे हैं, जबकि वो सही सेंस में हमें समझा रहे होते हैं। Some figures, monsters and mishaps appear, considered singly or beheld too near। तो यहाँ पर पोप कहते हैं कुछ आकृतियाँ भयानक और बेढंगी लगती हैं यदि उन्हें अकेला या बहुत पास से देखा जाए। यानी कि किसी पोएम या वर्क के केवल छोटे हिस्से को देखकर जज करना ठीक नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, पूरी पोएम को पहले पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद हम उसके बारे में बोल सकते हैं। किसी छोटे से हिस्से को पढ़ लेने से पूरी पोएम का मतलब नहीं समझ में आता है। Which but proportion to their light or place, due distance reconciles to from and grace। तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि लेकिन जब उन चीज़ों को सही प्रकाश और सही स्थान पे देखा जाता है तो उचित दूरी उन्हें सुंदर और संतुलित बना देती है। यानी कि छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देने की बजाय पूरे वर्क को देखना चाहिए। A prudent chief not always must display his powers in equal ranks and fair array। तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि एक समझदार लीडर हमेशा नहीं दिखाना चाहता अपनी सेना को एक पंक्तियों और सुंदर व्यवस्था में। यानी कि एक समझदार लीडर हमेशा अपनी सेना को एक समान पंक्ति और सुंदर व्यवस्था में नहीं रखता है। प्रूडेंट का मतलब क्या है, समझदार, और चीफ का मतलब लीडर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बट विथ दैट ओकेजन एंड द प्लेस कंप्लाई कंसील हिज फोर्स ने सीम समटाइम्स टू फ्लाई। तो यहाँ पर पोप कहते हैं बल्कि वह परिस्थिति और स्थान के अनुसार अपने आप को ढालता है और अपनी फोर्स यानी कि ताकत को छिपा लेता है, यहाँ तक कि कभी कभी भागता हुआ भी दिखाई देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेट पोएट्स होते हैं वो हर टाइम अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करते हैं। Those oft are stratagems which errors seem, nor is to Homer nods but we that dream। यहाँ पर स्ट्रेटजम्स का मतलब है कोई चाल या फिर कपट, ठीक है। तो यहाँ पर पोप कहते हैं वे अक्सर एक चाल होती है जो चीज़ें हमें गलतियाँ लगती हैं, और यह नहीं कि होमर गलती करता है बल्कि गलती हमारी समझ में होती है। यानी कि रीडर्स या फिर क्रिटिक पोएट्री की सही ब्यूटी को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है।
जो हमें तो कैसी लगती है, गलती लगती है, ठीक है, पढ़ने में क्या होता है वो गलत लगता है, लेकिन वो ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि उसका जो मतलब है, पूरी पोएट्री का मतलब है, वो सही रूप से निकल के आए, ठीक है। Still green with base, each ancient altar stands above the reach of sacrilegious hands। तो यहाँ पर पोप कहते हैं आज भी हरे भरे हैं, क्या हैं, प्राचीन महान कवियों के सम्मान स्थल, ठीक है। अल्टर स्टैंड्स का मतलब क्या है, सम्मान स्थल यानी कि पूजा स्थल, ठीक है। तो प्राचीन महान कवियों के सम्मान स्थल यानी पूजा स्थल आज भी हरे भरे सम्मान पूर्वक हैं और वे अपमान करने वाले हाथों की पहुंच से ऊपर हैं। सैक्रिलीजियस हैंड्स का मतलब क्या है, अपमान करने वाले हाथ। सिक्योर फ्रॉम फ्लेम्स, फ्रॉम एनवीज, fiercer rage, destructive war and all involving age। तो यहाँ पर पोप कहते हैं जो महान कवियों की कीर्ति है वह आग, ईर्ष्या के भयंकर क्रोध, विनाशकारी युद्ध और सब कुछ नष्ट कर देने वाले समय से भी सुरक्षित रहती है। यानी कि जो ट्रू पोएट्स हैं वे हमेशा इमॉर्टल रहते हैं। सी फ्रॉम ईच क्लाइम द लर्न देयर इंसेंस ब्रिंग, हियर इन ऑल टंग्स कंसेंटिंग पिंस रिंग। तो यहाँ पर पोप कहते हैं सी यानी कि देखो, हर जगह के विद्वान उनके सम्मान में भेंट चढ़ा रहे हैं, ठीक है। हियर सुनो, हर भाषा में उनकी प्रशंसा के गीत गूंज रहे हैं। टंग्स मतलब यहाँ पर भाषा है और पीन्स का मतलब क्या है, प्रशंसा के गीत, और रिंग का मतलब क्या है, गूंज रहे हैं। इन प्रेज सो जस्ट लेट एवरी वॉइस बी जॉइंड एंड फिल द जर्नल कोरस ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पर पोप कहते हैं प्रशंसा में हर व्यक्ति की आवाज़ शामिल होनी चाहिए और मानवता के सामूहिक गीत को भर देना चाहिए, क्योंकि महान एंशिएंट पोएट्स यूनिवर्सल रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। हेल बार्ड्स ट्रियम्फेंट्स born in happier days, immortal heirs of universal praise। हेल, तो हेल का मतलब क्या है, जय हो। तो यहाँ पर पोप कहते हैं जय हो हे विजयी कवियों, जो अधिक शुभ समय में जन्मे थे। तुम यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक प्रशंसा के अमर उत्तराधिकारी हो। हायर्स मतलब क्या है, उत्तराधिकारी, ठीक है। Whose honors with increase of ages grow as streams roll down, enlarging as they flow। तो यहाँ पर पोप कहते हैं जिनकी प्रतिष्ठा समय बीतने के साथ और बढ़ती जाती है, जैसे धाराएं यानी कि स्ट्रीम्स का मतलब क्या है, धाराएं बहते बहते और विशाल हो जाती हैं।
Nations unborn, your mighty names shall sound, and words applaud that must not yet be found. तो यहाँ पर पोप कहते हैं जो राष्ट्र अभी पैदा भी नहीं हुए हैं वे भी तुम्हारे महान नामों का गुणगान करेंगे और वे दुनिया भी तुम्हारी प्रशंसा करेगी जिन्हें अभी खोजा भी नहीं गया है. ओह, मे सम spark of your celestial fire, the last, the meanest of your sons inspire. तो यहाँ पर पोप कहते हैं ओह, काश तुम्हारी सेलेस्टियल फायर यानी स्वर्गीय प्रतिभा की थोड़ी सी चिंगारी तुम्हारे सबसे छोटे शिष्य से भी प्रेरित कर दे. तुम्हारे सबसे छोटे शिष्य को भी प्रेरित कर दे. यहाँ पर छोटे शिष्य कौन है, मतलब सन कौन है, फ्यूचर पोएट्स जो इनको देखकर इंस्पायर होंगे. दैट ऑन वीक विंग्स फ्रॉम फार pursues your flights, glows while he reads, but trembles as he writes. तो यहाँ पर पोप कहते हैं जो कमज़ोर पंखों के सहारे दूर से तुम्हारी ऊंची उड़ानों यानी कि अचीवमेंट्स का पीछा करता है. परसुअस का मतलब क्या होता है, पीछा करना. जो तुम्हें पढ़ते समय साहस उत्साह से भर जाता है लेकिन लिखते समय डरता है. यानी कि यहाँ पर पोप अपने आप को एंशिएंट पोएट्स के मुकाबले छोटा और कमज़ोर पोएट समझते हैं. टू टीच वेन विट्स अ साइंस लिटिल नोन, the admire superior sense and doubt their own. तो लास्ट में पोप ये कहते हैं कि घमंडी बुद्धिजीवियों को एक कम जानी हुई शिक्षा देना कि वे महान बुद्धिजीवी की प्रशंसा करें और अपनी बुद्धि पर संदेह करना सीखें. यानी कि पोप लास्ट में ये कह रहे हैं कि सच्चा क्रिटिक और राइटर उसे मानते हैं जो हम्बल हो, जो अपनी सीमाएं जानता हो और महान प्रतिभा का सम्मान करे. तो यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है. अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे. In what year was an essay on criticism first published? 1711. Pope wrote the satirical poem An Essay on Criticism is written in the Maid of Horace. देखो, दो तरीके के सटायर हैं, ठीक है, व्यंग कहते हैं जिसे हिंदी में. एक है हॉरेशियन और एक है जुविलाइन, ठीक है. तो हॉरेशियन कैसा होता है, माइल्ड एंड सॉफ्ट, जो कि एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में दिखाया गया है या फिर उसको लिखा गया है. और जुविनाइल कैसा है, शार्प एंड हर्टिंग, ठीक है. ये बहुत तीखा व्यंग होता है, ठीक है. अगला क्वेश्चन है द लाइन अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग कम्स फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म. और भी इसकी लाइन्स हैं. टू एयर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन. यानी कि जो गलती करता है वो क्या है, मनुष्य है, और जो माफ़ कर देता है वो क्या है, देवता है, दिव्य है. फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड.
जहाँ पर फूल्स यानी मूर्ख भीड़ लगा देते हैं वहाँ पर एंजल्स अपना आने से डरती हैं, वहाँ पर जाने से डरती हैं। अगला क्वेश्चन है essay on criticism by Pope is written in how many parts? 3 parts। जो मैंने अभी आपको ये पढ़ाया है ये पूरा 4 पार्ट में मतलब 4 भाग में, तो ये एक ही पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही 2 पार्ट और हैं। What did Pope mean by the expression follow nature to follow moral law? What literary form does an essay on criticism primarily employ? Blank verse जो कि iambic pentameter में लिखा जाता है। What is the primary concern of the poem? The behaviors of writers and critics in Pope's contemporary age. According to Pope, what is less dangerous, writing poorly or judging poorly? तो पोम के हिसाब से राइटिंग पुअरली लेस डेंजरस है। What must both poets and critics derive their light from according to Pope? Heaven. What does Pope compare to the critic's judgment? A watch. What does Pope say about those who turn wits to poets and then to critics? They prove to be fools at last. तो पोप के हिसाब से पहले विट क्या बनते हैं, पोएट्स बनते हैं, फिर उसके बाद वो क्रिटिक्स बन जाते हैं और लास्ट में वो प्रूफ हो जाते हैं फूल्स, ठीक है। तो वो फूल्स साबित होते हैं। According to Pope, what should one do to become a good critic? Know their own limits and abilities. What does Pope compare the critic's role to? A doctor's handmaid. तो पोप ने कंपेयर किया है क्रिटिक्स के रोल को कैसे, डॉक्टर के असिस्टेंट से, ठीक है। तो जो डॉक्टर के असिस्टेंट हैं वो डॉक्टर को देख करके सीख जाते हैं और खुद ही डॉक्टर को मूर्ख कहने लगते हैं। ऐसे ही क्रिटिक्स भी होते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।